और दिलचस्प है कि ओबीसी के पास ये संयोग से कुछ भी नहीं है। उसके पास बल है, बुद्धि भी है, किंतु बुद्धि का वह प्रयोग आगे करने के बजाय पीछे करता है, पैर मारता अपने ही लोगों को, है ना। उसको यदि आप लोग समझा ले जाएँ, और आदिवासियों में बिरसा मुंडा हमारे जो विराट रूप थे वो हमारी सांस्कृतिक नायक है, किंतु आदिवासियों में यदि जयपाल मुंडा को हम बता ले जाएँ, समझा ले जाएँ कि जयपाल मुंडा क्या थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए, ओबीसी में ज्योतिबा फुले को आप सांस्कृतिक नायक के रूप में लेते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है। किंतु बार बार सोचिए कि हम एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र में हैं, संवैधानिक राष्ट्र में हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, मंडल कमीशन या जयपाल मुंडा की बात को मानने के लिए बात है, लेकिन ज्योतिबा फुले ने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए बात नहीं, पेरियार ने क्या कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए बात नहीं, इवन की मनुवादी चेहरे जो हैं सावरकर आदि की बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए बात नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मंडल कमीशन की बात, जयपाल मुंडा की संविधान में लड़ाई, इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए बात है। और मैं सोचता हूँ संविधान कैसे बचेगा, संविधान का जो लाभार्थी लार्जर भारत का वर्ग नहीं रहता ओबीसी, उसको समझा दिया जाए यदि कि संविधान क्या है और संविधान का विस्तार कैसे मंडल कमीशन है, संविधान अपने आप बच जाएगा। इस प्रचंड हिंदुत्व के समय में मनुवादियों की इतनी औकात नहीं है कि 22-23 प्रदेशों में अपने मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी वो 10 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दें, उनकी हिम्मत नहीं कर रही कि 23 प्रदेशों में हमारी सरकार है तो क्यों हम 20 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दें। ये सोचिए ऐसा क्यों होता है। उनको इस बात का पूरा भान है कि ओबीसी यदि हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम राज नहीं करेंगे। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ओबीसी को बस विधि मंडल साहब की रिकमेंडेशन को समझाइए, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप उसको फ्रंट पे करिए। दलितों का इंटेलेक्चुअल क्लास उससे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आपके पास इंटेलेक्चुअल एकेडमिक मेधा है, एक्टिविज्म है, सब कुछ है, और दिलचस्प है कि ओबीसी के पास ये संयोग से कुछ भी नहीं है। उसके पास बल है, बुद्धि भी है, किंतु बुद्धि का वह प्रयोग आगे करने के बजाय पीछे करता है, पैर मारता अपने ही लोगों को, है ना। उसको यदि आप लोग समझा ले जाएँ, और आदिवासियों में बिरसा मुंडा हमारे जो विराट रूप थे वो हमारी सांस्कृतिक नायक है, किंतु आदिवासियों में यदि जयपाल मुंडा को हम बता ले जाएँ, समझा ले जाएँ कि जयपाल मुंडा क्या थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए, ओबीसी में ज्योतिबा फुले को आप सांस्कृतिक नायक के रूप में लेते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है। किंतु बार बार सोचिए कि हम एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र में हैं, संवैधानिक राष्ट्र में हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, मंडल कमीशन या जयपाल मुंडा की बात को मानने के लिए बात है, लेकिन ज्योतिबा फुले ने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए बात नहीं, पेरियार ने क्या कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए बात नहीं, इवन की मनुवादी चेहरे जो हैं सावरकर आदि की बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए बात नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मंडल कमीशन की बात, जयपाल मुंडा की संविधान में लड़ाई, इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानने के लिए बात है। और मंडल कमीशन की एक रिकमेंडेशन भी आगे लागू होती है, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर मणिपुर के लाभार्थी ओबीसी में खनक पैदा हो जाती है। सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक संविधान बचाने के लिए हम संवैधानिक सोच को बढ़ा नहीं पाएंगे, लड़ाई को नहीं दे पाएंगे ना, हम नहीं लड़ पाएंगे। प्रचंड हिंदुत्व के समय में आप सोचिए कि मैं तो हतप्रभु हैरान हूँ कि एक दिन वर्ण व्यवस्था भारत में लागू हो जाएगी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जिनको भी प्राउड फील करते हैं संसद भवन में वैसे ही ताली बजा के साइन कर देंगे, जैसे EWS पे ताली बजा के साइन कर रहे थे। इस बात पे प्रसन्न थे कि अरे सबसे पहले मैंने EWS का प्रश्न उठाया था, हमने कोशिश की थी। सोचने की बात है कि अत्यंत असंवैधानिक कदम, उसमें मैं तो सोचता हूँ तो मेरा माथा गर्म हो जाता है, मैं सोचना ही बंद कर देता हूँ कि पूर्ण असंवैधानिक कदम, उस पर हमारे लोग संविधान और आरक्षण से चुने हुए लोग प्रतिनिधि ताली बजा के प्राउड फील कर रहे हैं कि आओ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमने किया, हमने। कल को भारत में वर्ण व्यवस्था लागू करना हो मनुवादियों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ बोल दें कि आपको हम वहाँ का राजा बना देंगे, अखिलेश यादव को सैफी का राजा बना देंगे, तेजस्वी यादव को जो है
कहीं का हम बिहार का कोई स्टेट दे देंगे, या जो भी OBC SC ST हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं जिला जवाब कुछ भी दे देंगे, तो मुझे तो या अभी विश्वास नहीं रहा कि ये लोग हाँ कह देंगे। जो उनकी मन स्थिति, जो स्थिति, और भारत का वर्चस्ववादी मन, मनवादी मन उसी तरफ जा रहा है। कभी इत्मीनान से आप इस पर सोचेंगे तो आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से उस दिशा में जा रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही थी, उसमें तो साफ साफ पढ़िए कि कैसे सिखाया है कि चमार का बच्चा है तो उसको चमड़े की शिक्षा दी जाए, अहिर का बच्चा है तो उसको भैंस कैसे दिखना, UKG से लेकर PhD तक वो भैंस में ही पढ़ाई लिखाई करेगा। अब इससे सुंदर तरीका वर्ण व्यवस्था लागू करने का क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि घोषित हो जाए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तब वही वर्ण व्यवस्था होती है? मॉडर्न टाइम में मॉडर्न तरीके से, पोस्ट मॉडर्न तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो अगर लड़ाई हमें सच में सोचना विचारना है तो मेरा मानना है कि बस OBC को किसी तरह आप लोग अपनी बात समझा लीजिए। अपनी बात नहीं समझाना, उसको उसी की बात मंडल कमीशन सिर्फ समझाना है कि तुम्हारा जो सच में संवैधानिक अधिकार है उसको लेके लड़ो, और ये बड़ी लड़ाई हो जाए। संविधान तो 1 सेकंड में बन जाएगा। जो अब खतरा हम महसूस कर रहे हैं वो बस 52% उधर है तो हम डरे हुए हैं, 52% इधर हो तो हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, रूल करते हैं, और कुछ है नहीं मसला। और बेसिकली ना ये जो वोट का प्रश्न है ना, इसी को लोग पूरी तरह खत्म करना चाह रहे हैं रसिया। और आप लोगों को हैरत होगी, मतलब इस पर सोचिए कभी कि हमारी आंखों के सामने हमने अफगानिस्तान में तालिबान को आते हुए आपने भी देखा, हमने देखा। रूस में, मैं रूस का मतलब शुभचिंतक हूँ, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया हमारे नेशन के लिए, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हम 35 साल 40 साल तक राज करेंगे, वो हो गया, वो चल रहा है हमारी आंखों के सामने। आप ये सोच के हम हैरत नहीं हो पा रहे हैं कि क्या भारत में वो नहीं हो सकता है? यही मीडिया, यही लोग हमारे प्रतिनिधि, हमारे सांसद कर सकते हैं कल को कि हाँ हाँ यही ठीक है। जो EWS पे ताली अब मेरी पीट सकता है वो यह भी कर सकता है। आप लोग थोड़ा सोचिए। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि एक संवैधान, देखिए एक सांस्कृतिक नायक, आप लोग तो बहुत विद्वान ऑनरेबल कॉलेज पर बैठे हैं, मैं इनको सुनता रहता हूँ, मेरे दिल में इनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, मैं इनको बहुत सुनता रहता हूँ, लगातार मिला कभी नहीं हूँ सर से, मैं चूँकि देखा हूँ तो मैं यहाँ पहचान गया फर्स्ट टाइम भी मिलता कॉलेज। हम लगातार सांस्कृतिक लड़ाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, बुद्धा से लेके फूले, रैदास, तो साहू जी महाराज की हमारी पूरी विरासत है, रैदास से कल्चरल लड़ाई मानना कांसी राष्ट्र में कहते हैं। लेकिन हम संवैधानिक चीज़ों को, मूल्यों के लाभार्थी, संवैधानिक चीज रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, इसके लाभार्थी हैं। हमारी जो संवैधानिक लड़ाई की विरासत है, बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर, BP मंडल साहब, जयपाल नंदा, ये हमारे संवैधानिक नायक हैं, ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक नायक फूले से लेकर कबीर रैदास से होते हुए विरासत, हमारी सांस्कृतिक चेतना भी पैदा करनी है। किंतु लोकतंत्र में संविधान के समय में आपको कोई भी अधिकार संविधान से ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कबीर ने क्या कहा वो लाख आप समझा डालिए, फूलों ने क्या कहा लाख समझा डालिए, उससे आपके पीपल को, भूखे नंगे पीपल को राइट नहीं मिलने वाला। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, संविधान में ये लिखा गया है और मंडल कमीशन में OBC के लिए ये लिखा गया है। अगर एक भी बात OBC को समझ में आ गई, उसका लार्जर पूरे भारत के साथ, और वो अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो लार्जर पॉलिसी बनेगी। और सोचिए उससे चेतना के स्तर पर कितना मेरे पुरुषों ने लड़ा तो मंडल आरक्षण लागू हुआ, हमें मंडल आरक्षण का लाभार्थी हूँ। एरिया ललित सिंह आवली मैंने संपादित की है 7 साल में, 5.5 लाख उसमें स्कॉलरशिप लगी, पूरा भारत में विजिट किया, कानपुर से 18 एरिया ललित सिंह गाँव से किया, तमिलनाडु किया, जहाँ जहाँ एरिया ललित सिंह गए थे उन जगहों पे जाना, जीवित लोगों का इंटरव्यू करना, उनके बाद पर्चे पम्पलेट आदि एकत्रित करना। इस तरह फाइनली 5 खंड 2000 पेज में तैयार हुई एरिया ललित सिंह राजकमल से प्रकाशित है। यह क्यों हो सका? यह मात्र एक चीज़, मंडल रिजर्वेशन का लागू। लेकिन मंडल रिजर्वेशन लागू नहीं होता तो मैं कितना भी बौद्धिक भूमि आजमगढ़ के समृद्धशाली अहिर का लड़का हूँ, मेरे पास बल बुद्धि है, मैं मार सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, अपने लोगों को संरक्षण दे सकता हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि बौद्धिक और अकादमिक संस्थान तक नहीं हो पाती, इतनी प्रशिक्षित और विकसित ही नहीं हो पाती, मुझे चेतना ही नहीं आ पाती कि हमारी बौद्धिक विरासत की तरफ, पेरियाल सिंह की तरफ हमारी बौद्धिक विरासत गीता वाले श्री कृष्ण की तरफ नहीं है।
हमारी बौद्धिक विरासत अनार्य संकृष्ट की तरफ है। यह चेतना कहाँ से आई? रिजर्वेशन से बौद्धिक संस्थानों में आने के बाद। अगर वो संवैधानिक मंडलवादी लड़ाई अगर नहीं हुई होती तो मैं आ ही नहीं पाता। इसी तरह के तमाम ऐसे मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन थे, यदि उसको लेकर ओबीसी को सिर्फ आप हिट कर दीजिए, सारा मामला वो सेटल हो जाएगा। कुछ भी बेचैनी, कुछ भी परेशानी। आज इसमें देखिए क्या चीज़ मैं बताऊँ, मेरी बातों का आपको अन्यथा नहीं लीजिएगा, बहुत मैं सहज भाव से कह रहा हूँ। दलित बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दलित बुद्धिजीवियों की इसमें हिस्सा जैसे सकती है। तो ये टर्म डॉक्टर साहब से बात हुई कि होगा, सहमत हूँ, किंतु मैं बात रखने के लिए माहौली संदर्भ में सबका प्रयोग कर रहा हूँ। हम लोग मूल निवासी और भोजन मानव शास्त्र शब्दावली का ही प्रयोग करते हैं, कारण कि वो एकेडमिक्स के संस्थान में बहुत पहले से, विश्वविद्यालय में बहुत पहले पहुंचा। सोचने विचारने की प्रक्रिया ओबीसी से कुछ कदम इसकी आगे है, पहले मिली उसे ज्ञान के संस्थानों में प्रवेश करने का पहले अवसर मिला। ओबीसी को 2007 से सोचने विचारने का अवसर मिला, 7 से अवसर मिला बौद्धिक संस्थानों में प्रवेश का। और आज बौद्धिक संस्थान ही खत्म हो रहे हैं, प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। जो रेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको फंड नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ ऐसे ऋणविहीन ST SC OBC लोगों को नियुक्त कर दिया जा रहा है कि जो क्लास में जाके पूछते हैं कि ये रिपोर्ट का मेरा जूता कितने का होगा, कैसा अध्यापक ऐसा हो सकता है? तो आपके लोगों रिजर्वेशन सब कुछ देंगे, लेकिन ऐसे गुलाम को नियुक्त कर देंगे ना कि गुलामी जब कहना बन जाए तो आनंद देने लगती है। वो सैकड़ों लाखों लड़कों को तैयार करते हैं, उनको लगेगा यही ठीक है, हमको लाभ मिला, हमारे लोगों को लाभ मिलेगा, कुछ जातियों को सेंस, हमारे लोगों का सेंस। वर्गीय लड़ाई, वर्गीय सोच, जो शोषित संघर्ष, तमाम लड़ाइयाँ थीं, वह कैसे असुविधा में आते जैसे जो आप बिखरी, इन सब चीज़ों को मैं सोचता हूँ तो बहुत हैरत हुई। और मैं इन सब चीज़ों को सोचते हुए महसूस किया कि हमें एक मंडलवादी लड़ाई की तरफ बढ़ना है। अगर ओबीसी को आपने अगर समझा ले गए कि बहुत जल्दी चीज़ें हल हो जाएंगी और चीज़ें आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें कैसे लड़काई हैं इस बार। अगर ओबीसी अगली बार अच्छे से समझ गया तो फिर हम रिटर्न हो जाएंगे, चीज़ें रिटर्न हो सकती हैं। अन्यथा अगली बार के बाद जो प्रचंड हिंद का जहाज जैसे सागर में लहरा रहे हैं ना, कि हम आप लोग नहीं पाएंगे। आप सोचिए, का मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मैं अनार्य कृष्ण की बात थोड़ा बहुत करता हूँ, चंद्रभूषण जी की किताब के रेफरेंस से, और वेद वगैरह इधर पढ़ रहा हूँ मैं, तो अभी मेरा चिंतन चल रहा है किस प्रकार आपका तो विराट पुरखा यह बोलते कि रंग की वर्णाश्रमी व्यवस्था सही है, उसे ही मानो। गीता में जो श्लोक है उसको कभी पढ़िए और समझिए, ये भारतवंशियों अर्थात मूल निवासियों, अगर तुम नहीं मानोगे वर्ण व्यवस्था, रंग की नस्ल आधारित व्यवस्था को, मैं आऊँगा तुम्हारा पुरखा, मैं ही तुम्हारा संहार करूँगा। कैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है? वहाँ जाके जब आनंद मिलने लगा, सुख सुखाएं, और उनका तो सौंदर्य शास्त्र है, चाहे रूप सौंदर्य हो, चाहे संपदा का सौंदर्य हो, संसाधनों का सौंदर्य हो, सबकी बरलेस मात्रा को देंगे और फिर आपको कर देते हैं। तो अगर सामूहिक मूल निवासी वर्गीय लंबी लड़ाई सच में लड़ना है तो जो संवैधानिक न्याय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बीपी मंडल साहब और जयपाल नंदा, इन तीनों को हिट करना चाहिए। जो मैं अभी सोचता हो सकता है कि मेरा सोचना गलत है, मैं भी ऐसा सोचता हूँ, लेकिन होता गलत नहीं। असांस्कृतिक लड़ाई तो हमारी मूल निवासी संघ के द्वारा, समाज के द्वारा चली गई। जय भीम, जय भारत। साथ में और बोलने के क्रम में कोई जाने गुस्ताखी नहीं, तस्वीर। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।